ये सुनिए, अभी कक्षा 10वीं के छात्र और आप भी 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आप भी चाहते हैं कि हिंदी में आपको 70 में 70 नंबर मिले, एक भी नंबर आपका न कटे, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में लेके आया हूं 50 मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न लेके आया हूं। आपको एग्जाम में इन्हीं प्रश्न में से कोई ना कोई 20 प्रश्न क्या होंगे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। बोर्ड परीक्षा में 100 प्रश्न क्या होंगे प्रश्न आने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करेंगे तभी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अगर एक भी प्रश्न क्या करते हैं स्किप करते हैं तो हो सकता है आपका नंबर क्या हो जाए, कम हो जाए हिंदी में। तो हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हिंदी में अगर जो फेल स्टूडेंट हो जाता है उसको फेल मान लिया जाता है, चाहे वो सभी विषयों में क्या किया है 100 में 100 नंबर पाया है। तो अगर आपका भी सपना है हिंदी में पूरा का पूरा नंबर पाने के लिए, आप भी चाहते हैं कोई भी विकल्पी प्रश्न आपका गलत ना हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने प्रश्नों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में 50 मैं प्रश्न कराने वाला हूं। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में क्या करना है, सभी प्रश्नों का उत्तर क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। मैं देखूंगा कि कितने स्टूडेंट कितने प्रश्नों का उत्तर दिए हैं। यहाँ पे क्या करेंगे 30 प्लस प्रश्नों का उत्तर सही देंगे, मान के चलिए उनका बहुत अच्छा नंबर में आएगा। तो चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से सभी लोग कमेंट कीजिए। पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। आपको बताना है कि जो आपका उपन्यास है भूले बिसरे चित्र, इसके लेखक कौन है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है मुंशी प्रेमचंद्र, दूसरा आपको दिया गया भगवती चरण वर्मा, तीसरा आपको दिया गया राधा चरण गोस्वामी और चौथा आपको दिया गया राधा कृष्णदास। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। यहाँ पे मैं फिलहाल आपको सही आंसर बता देता हूं, याद रखिएगा। जो भूले बिसरे चित्र जो आपका उपन्यास, इसके जो लेखक आपके हैं भगवती चरण वर्मा है, तो दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक एक प्रश्न को आपको अभी तैयार कर लेना ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर मिल सके। बिल्कुल न्यू सिलेबस जो आपका है 2023-24 का जो सिलेबस है उसके अनुसार मैंने क्या किया इन प्रश्नों को लिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। दूसरा प्रश्न देख सकते हैं आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। दूसरा प्रश्न दिया गया है, सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विधा है। यानी आपको बताना है कि जो रचना हमारा डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का है सागर की लहरों पर, ये किस विधा की रचना है। आपको पहला ऑप्शन दिया गया निबंध है, दूसरा आपको दिया गया आलोचना है, तीसरा आपको दिया गया यात्रा वित्त और चौथा आपको दिया गया संस्मरण। तो यहाँ पे याद सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें भाई सागर की लहरों पर जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है किस विधा की रचना है। तो यहाँ पे मैं सही ऑप्शन आपको बता देता हूँ, वृत्त है, तो ये 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। किसी प्रश्न में अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आपके सामने 3 नंबर का प्रश्न लेके आते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्नों का ये सीरीज है, तो इन प्रश्नों को जरूर तैयार करिएगा अगर आपको हिंदी में 100 में 100 नंबर पाना है। तो देखिए तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की थी। आप जानते हैं कि साकेत क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, एक रचना है, महाकाव्य है। आपको बताना इस रचना किसकी है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया मैथिली शरण गुप्त, दूसरा आपको दिया गया जयशंकर प्रसाद, तीसरा आपको दिया गया हरिऔध और चौथा आपको दिया गया नागा अर्जुन। तो सभी लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे भैया ये जो साकेत रचना है किसकी रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस प्रश्न को पूछा गया है। तो काफी लोगों ने सही जवाब दिया है, कुछ लोगों ने गलत जवाब दिया है। चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूं कि सही आंसर आपका पहला वाला हो जाएगा। जो साकेत महाकाव्य है वो जो रचना हमारा है मैथिली शरण गुप्त का है, आपको याद रखना है। चलिए 4 नंबर का भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल इन प्रश्नों को तैयार करके ही आपको बोर्ड एग्जाम में जाना है। प्रश्न दिया गया है, हिमालय की पुकार किसकी रचना है। किसकी में ये मात्रा गलत है, ठीक है ना, तो इसको इग्नोर करेंगे, यहाँ पे छोटी की मात्रा होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिया गया है भाई हिमालय की पुकार किसकी रचना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया जयप्रकाश भारती, गुलाब राय, श्री राम शर्मा, प्रेमचंद्र। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएं भैया ये रचना किसकी है। तो आप जानते हैं ये जो रचना हमारा है जयप्रकाश भारती का रचना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न मैंने करा दिया, 5 नंबर का भी प्रश्न आपको करा देते हैं। पूरा का पूरा किताब का यहाँ पे प्रश्न मिलेगा, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे पद हो, चाहे गद्य हो, संस्कृत हो, सबसे मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न ले लिया है। बस इन 50 प्रश्नों को देख लीजिए। बोर्ड एग्जाम 2024 में 20 आपका बहुविकल्पी में 20 नंबर आपको मिलेगा, एक भी बहुविकल्पी प्रश्न नहीं छूटेगा, बिल्कुल मेरा वादा है। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपको दिया गया, तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना की है। आपको बताना है भाई जो तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना की है वो किस भाषा में किया है। पहला आपको दिया गया ब्रजभाषा में, दूसरा आपको दिया गया भोजपुरी में, तीसरा आपको दिया गया अवधी में और चौथा आपको दिया गया खड़ी बोली में। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में देखूंगा कि किस स्टूडेंट ने क्या किया है, सबसे ज्यादा कमेंट किया है, यानी सबसे ज्यादा प्रश्नों का उत्तर दिया। इसे कमेंट कीजिएगा श्री रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो यहाँ पे याद रखिए मैं बता देता हूँ, कमेंट कर दिया होगा मुझे आशा है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ सही जो ऑप्शन आपका अवधि है। यहाँ पे याद रखिएगा जो अवधि भाषा में क्या किया गया, श्री रामचरितमानस की रचना की गई है। तुलसीदास ने अवधि भाषा में क्या किया है, इसकी रचना किया है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। यहाँ पे मैंने आपको 5 प्रश्न करा
दिया। आई होप आपको प्रश्न समझ में आ रहा होंगे। चलिए अब आपके सामने लेके आते हैं अगला प्रश्न। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं 50 प्लस प्रश्न कराऊंगा और इस वीडियो का एक टारगेट मैं रखता हूं कि 50 प्रश्न मैं कराऊंगा। आपको क्या करना है, इस वीडियो पे 50 लाइक कंप्लीट करना है। तो मैं देखूंगा कि कितने स्टूडेंट मेरा सपोर्ट करते हैं। जिनको भी प्रश्न इंपॉर्टेंट लगेगा, फ्री में पीडीएफ नोट चाहिए, चलिए मैं इसका फ्री में पीडीएफ नोट देने वाला हूं। तो जिनको भी चाहिए पीडीएफ नोट, प्लीज एक बार क्या करेंगे, वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चूंकि एक चैनल है जो आपको फ्री में लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट और मैराथन क्लासेस प्रोवाइड करता है बिल्कुल फ्री में। अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम 2024 में बढ़िया से बढ़िया नंबर पाना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। पीडीएफ नोट के लिए हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपके सामने लाता है अगला प्रश्न। आपके सामने 6 नंबर का प्रश्न आ गया है। 6 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से छायावाद युग का कवि है। आपको बताइए इसमें से कौन छायावाद युग के कवि है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा आपको दिया गया है नरेंद्र शर्मा, तीसरा आपको दिया गया है दादू दयाल, चौथा आपको दिया है कुतुबन। तो यहाँ पे जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। लेकिन यहाँ पे सही आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको बिल्कुल मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि काफी प्रश्न है तो मैं कोशिश करूंगा कम समय में अधिक प्रश्न हो जाए। यहाँ पे याद रखिएगा जो सुमित्रा नंदन पंत है हमारे क्या है, छायावाद युग के कवि है। तो आपको याद रखना ये सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न आ गया। ये तो प्रश्न लगातार पूछा जाता है। शुक्ल युग की समय अवधि और द्विवेदी युग की समय अवधि लगातार पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न दिया गया है कि द्विवेदी युग की काल अवधि आपको बताना है भैया। जो द्विवेदी युग है कब से कब तक माना जाता है। पहला आपको दिया गया 1850 से 1900 तक, दूसरा आपको दिया गया 1900 से 1918 तक, तीसरा आपको दिया गया 1971 से आज तक, और चौथा आपको दिया गया 1918 से 1936 तक। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे भाई। मैं आपको सही आंसर बता देता हूं कि जो द्विवेदी युग का काल अवधि वो क्या है, 1900 से 1918 तक माना जाता है। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 8 नंबर का प्रश्न भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ देख सकते हैं 8 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न दिया गया है कि केशव दास किस काव्य धारा के कवि है। आपको बताना है भैया जो केशव दास है वो किस काव्य धारा के कवि है। पहला आपको दिया गया रीतिबद्ध, दूसरा आपको दिया गया रीति सिद्ध, तीसरा आपको दिया गया रीतिमुख, चौथा आपको दिया गया प्रयोगवादी। तो यहाँ पे टिक लगा हुआ तो इसको आप इग्नोर करेंगे। ये मतलब लिखते समय क्या हुआ है, टिक लग गया है, लेकिन ये सही आंसर नहीं है। जल्दी से सभी लोग सही आंसर कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे याद रखिए जो केशव दास है ना वो हमारे क्या है, रीति यानी रीति काल के क्या है कवि है। तो याद रखिएगा यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए नंबरिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 8 के बाद से 10 लिखा गया। आपको लास्ट में एक एक्स्ट्रा प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी कुल मिलाजुला के 50 प्लस प्रश्न यहाँ पे लिया गया। एक भी प्रश्न आपको कम नहीं होंगे। तो यहाँ पे चलिए अब 9 की जगह पे यहाँ पे 10 हम लोग काउंट करते हैं। एक नंबरिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक है। आपको बताना है कि भैया ये देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को बिल्कुल आप लोग तैयार करके जाइएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है। पहला आपको दिया गया है कवि है, दूसरा आपको दिया गया उपन्यासकार है, तीसरा आपको दिया गया आलोचक है और चौथा आपको दिया गया है नाटककार है। इस प्रश्न में काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जल्दी से 10 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। ये प्रश्न का उत्तर जो लोग बता लिए मान के चले उनका बहुत बेहतरीन तैयारी है। चूंकि ये जो प्रश्न है ना बहुत ही टिपिकल प्रश्न और बहुत बार इसको पूछा जाता है। तो याद रखिए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो आलोचक भी है और निबंधकार भी है। तो यहाँ पे निबंधकार नहीं दिया है, यहाँ पे आपको आलोचक दिया है। तो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है, एक अच्छे आलोचक हैं और एक अच्छे क्या है निबंधकार है। तो इनको याद रखना है कि क्या है ये, ठीक है ना। चलिए 11 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है। देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों में से एक प्रश्न। ये प्रश्न बोल रहा है कि भैया हंस पत्रिका के संपादक कौन थे। यहाँ पे बताना है कि जो हंस पत्रिका है उसके संपादक कौन थे। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला आपको दिया गया मुंशी प्रेमचंद्र, दूसरा आपको दिया गया जयशंकर प्रसाद। ये देखिएगा जयशंकर प्रसाद में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे यह रहेगा जयशंकर प्रसाद। तीसरा आपको दिया गया निराला और चौथा आपको दिया गया महादेवी वर्मा। तो जल्दी से सभी लोग बताइए कि भाई हंस पत्रिका के संपादक कौन थे। तो यहाँ याद रखिएगा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद्र क्या है, हंस पत्रिका के संपादक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपके सामने हम 12 नंबर का भी प्रश्न लेके आते हैं। 12 नंबर का भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न बोल रहा है भैया निम्न में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है। आपको बताना है कि यात्रा साहित्यकार इसमें से कौन है, कौन फेमस है। पहला आपको दिया गया है जयशंकर प्रसाद, दूसरा आपको दिया गया है प्रेमचंद, तीसरा आपको दिया गया राहुल सांस्कृत्यायन और चौथा आपको दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जल्दी जल्दी सभी लोग जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको सही आंसर बता रहा हूं।
तो स्टूडेंट आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। यहाँ पे सही आंसर आपका है राहुल संस्कृति, यानी तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत फेमस है, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे यात्रा के विषय में क्या किया है, लिखा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपके सामने 13 नंबर का प्रश्न लेके आते हैं, लेकिन हमारे टारगेट को जरूर पूरा करेंगे। 12 प्रश्न मैंने करा दिया, प्लीज आप लोग 12 लाइक कंप्लीट कर दीजिए ताकि हम लोग का टारगेट भी पूरा हो जाए। बस पे 50 प्रश्न और आपको 50 लाइक का टारगेट पूरा करना है। एक बार जरूर आप लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा क्या होता है, मोटिवेशन होता है। चलिए आपके सामने आ गया अगला प्रश्न। आपके सामने यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न आ गया है। 13 नंबर का भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बोला आंगन के पार द्वार रचना किसकी, आपको बताना है भैया। जो आंगन के पार द्वार रचना है वो किसके द्वारा रचा गया है या किसके द्वारा लिखा गया है। पहला आपको दिया गया जयशंकर प्रसाद, दूसरा आपको अज्ञेय दिया गया है, तीसरा आपको रामधारी सिंह दिनकर दिया गया, चौथा आपको नरेंद्र शर्मा दिया गया। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए भाई किसकी रचना है। तो आप सभी को याद रखना है कि ये जो रचना हमारा है अज्ञेय जी का है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी प्रश्न में हमसे मिस्टेक हुआ होगा, किसी प्रश्न का उत्तर हमने गलत दिया होगा तो मुझे माफ करेंगे और सही आंसर क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। आई होप आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। वैसे मैंने कोशिश किया कि किसी भी प्रश्न का उत्तर मैं गलत ना बताऊं, लेकिन हो सकता है कि चूंकि 50 प्रश्न है तो बाय मिस्टेक किसी प्रश्न में गलती हो सकता है। चलिए 14 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है। आपको बताना है कि दीप शिखा काव्य संग्रह है किसकी रचना है। पहला आपको दिया गया महादेवी वर्मा का, दूसरा आपको दिया गया जयशंकर प्रसाद का, तीसरा आपको दिया गया सुभद्रा कुमारी चौहान का और चौथा आपको दिया गया सूर्यकांत त्रिपाठी का। तो जल्दी से सभी लोग बताइए भैया ये जो दीप शिखा रचना है, मोस्ट फेमस इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताना है किसकी रचना है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। चलिए आपको बता देते हैं, सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। दीप शिखा किसके द्वारा लिखा गया है, तो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या है मेरे भाई, करेक्ट है। चलिए 15 नंबर का भी प्रश्न आपको दिखा देते हैं। ये भी प्रश्न लगातार पूछा जाता है। प्रश्न दिया गया कि भैया भूषण किस युग के कवि हैं। आपको बताना है कि भूषण जो है वो किस युग के कवि है। पहला आपको दिया गया आदिकाल, दूसरा आपको दिया गया रीतिकाल, तीसरा आपको दिया गया भक्तिकाल, चौथा आपको दिया गया आधुनिक काल। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएं भैया किस काल के कवि है। तो याद रखिएगा जो भूषण है ना, ये हमारे क्या है, रीतिकाल के कवि है। तो ये 2 वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने क्या किया, आपको 15 प्रश्न करा दिया। प्रश्नों का उत्तर अगर आपने सही दिया होगा या पहले से आपको आता होगा तो मान के चलिए आपका बहुत बेहतरीन तैयारी है और आप भी क्या करेंगे, हिंदी में 70 में 70 नंबर पा सकते हैं। बस इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि प्रश्नों का उत्तर जिन्होंने सही दिया है उनकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। ठीक है ना, तो ऐसे ही आप लोग तैयारी करते रहिए। चलिए आपको सामने लेके आते हैं अगले प्रश्न को, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। 15 प्रश्न है तो 15 लाइक का टारगेट आप लोग पूरा करेंगे। बहुत कम टारगेट मैंने रखा है, 50 प्रश्न है और 50 लाइक का टारगेट है। तो देखते हैं आप लोग कितना जल्दी कंप्लीट करते हैं। चलिए आगे अगला प्रश्न। तो देखिए ना आपके सामने 16 नंबर का भी प्रश्न आ गया है। 16 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछ रहा भैया चरण कमल बंदोहरी राय में आपको बताना है कौन सा अलंकार है। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको दिया गया उपमा, दूसरा आपको दिया गया उत्प्रेक्षा, तीसरा आपको दिया गया रूपक, चौथा आपको दिया है यमक। तो जल्दी से सभी लोग बताइए भैया चरण कमल बंदोहरी राय जो लाइन आपको दिया गया, पंक्ति आपको दिया गया, इसमें कौन सा अलंकार हो सकता है। चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। फिलहाल सही ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं कि सही ऑप्शन आपको तीसरा वाला होगा। इस लाइन में क्या हमारा है, रूपक अलंकार है। आपको याद रखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको कुछ पंक्तियां देगा और वहां पे आपको बताना होगा कि कौन सा अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया गया 17 नंबर का कि पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का आपको नाम बताना है कि भैया पर्यावरण शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है। पहला आपको दिया गया पर्या, दूसरा आपको दिया गया वर्ण, तीसरा आपको दिया गया परि और चौथा आपको दिया गया प्र। तो यहाँ पे जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो बहुत आसान है आपको उपसर्ग बताना। इस प्रश्न को 17 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको मैं नहीं बताता हूं, आपको सही उत्तर क्या करना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। जो सही उत्तर क्या करेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, उनके कमेंट को हम कर देंगे पिन। तो आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन में बताना है इसका उत्तर। बाकी जितना भी प्रश्न दिया गया है सबका मैं उत्तर बताऊंगा, बस एक प्रश्न मैंने पूछा आपको उत्तर बताना है। चलिए 18 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया कि सुख दुख में कौन सा समास है। आपको बताना है भाई जो शब्द दिया गया है सुख दुख, इसमें कौन सा समास हो सकता है। पहला आपको दिया गया है द्विगु, दूसरा आपको दिया गया अव्ययी भाव, आपको दिया गया कर्मधारय, चौथा आपको दिया गया द्वंद। तो बताइए सुख दुख में कौन सा समास है। यहाँ पे और का लोप हो रहा है, यानी इसका मतलब है सुख और दुख। तो जल्दी से सभी लोग बताएंगे कौन सा समास होगा। तो यहाँ पे याद रखिए चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसमें क्या होगा द्वंद्व समास होगा। तो जहां पे भी क्या होता है और का बोध होता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं द्वंद्व समास समझते हैं। संपिता हो गया, सुख दुख हो गया, इसमें क्या है द्वंद्व समास है। चलिए 19 नंबर का भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भैया। दिया गया है कि निम्न में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं। आपको बताना है कि जो शब्द आपको दिए गए इसमें कौन अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला आपको दिया गया अनल, दूसरा आपको दिया गया अनिल, तीसरा आपको दिया गया पावक, चौथा आपको दिया गया ज्वाला। तो आप सेक्शन में कमेंट करेंगे। यहाँ पे देखिएगा आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे अनल, पावक और ज्वाला तीनों का अर्थ क्या होता है आग होता है, लेकिन अनिल का मतलब क्या होता है हवा होता है। तो जो अनिल आपको दिया गया है ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, चूंकि अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, ये क्या है
हवा का परिवाची है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 19 के बाद से आपको 20 नंबर का भी प्रश्न करा देते हैं। 20 नंबर का प्रश्न देखिएगा, संधि से आपको दिया गया मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न दिया गया भैया अभ्युदय का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया है, तो जल्दी से सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। फिलहाल मैं आपको सही आंसर भी यहाँ पे बता दूंगा ताकि आप कंफ्यूज न रहें। तो आप लोग पहले कमेंट कर लीजिए, अपना अनुमान लगा लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आपको लास्ट में बताना है मुझे कि 50 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपने सही दिया है और कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पहले से पता था, ठीक है ना। जिन स्टूडेंट को 30 प्लस प्रश्नों का उत्तर पता रहेगा वो मान के चलेंगे कि उनका बहुत बेहतरीन तैयारी है और ऐसे ही तैयारी आपको करना है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है कि अभी प्लस उदय हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 20 प्रश्न हो गया, अगर 20 में से आपने 15 प्लस प्रश्नों का उत्तर सही दिया होगा तो मान के चलिए बहुत बेहतरीन तैयारी है। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि 20 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपने सही दिया है। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे वहां पे एक नंबर छूटा हुआ था, मतलब 8 के बाद से 9 नहीं था, 8 के बाद से 10 था। यहाँ पे देखिए 20 है, फिर से यहाँ पे 20 लिख दिया गया है। तो यहाँ पे मान के चलिए आपका क्लियर हो जाए, 20 प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न छूटा हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी, तो लिखने में मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका 20 प्रश्न कंप्लीट हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि खीर का तत्सम रूप है, आपको बताना है भैया खीर का तत्सम रूप क्या होगा। पहला देख सकते हैं दिया गया है, दूसरा दिया गया है, तीसरा दिया गया है, चौथा दिया गया है। तो जल्दी से सभी लोग बताएंगे भाई कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, पहला भी दिया गया है, दूसरा दिया गया है, तीसरा दिया गया है, चौथा दिया गया है। तो यहाँ पे सही आंसर आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना भैया खीर का तत्सम रूप क्या होता है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि सही आंसर जो है 2 नंबर हो जाएगा। ये खीर जो आप देख रहे हैं यही क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपका लगभग 20 प्रश्न क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए इसके बाद 21 नंबर का प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं, लेकिन अभी तक आपने हमारे टारगेट को पूरा नहीं किया है। हमारा टारगेट है 50 प्रश्न और 50 लाइक। प्रश्न कंप्लीट हुआ है तो 20 लाइक कंप्लीट करेंगे। हम आपके सामने अगला प्रश्न लेके आते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आपके सामने 21 नंबर का प्रश्न आ गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न दिया गया भैया करुण रस का अस्थायी भाव है। आपको बताना है कि जो करुण रस होता है उसका अस्थायी भाव क्या होता है। पहला आपको हांस दिया गया है, दूसरा आपको शोक दिया गया है, तीसरा आपको निर्वेद दिया है और चौथा इनमें से कोई नहीं है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूं सही आंसर जो आपको हो जाएगा दूसरा वाला हो जाएगा कि करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 22 नंबर का भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। प्रश्न क्या दे रहा है भैया, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किस अलंकार में होता है। आपको बताना है उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किस अलंकार में होता है। पहला आपको उपमा दिया गया है, दूसरा आपको रूपक दिया गया है, तीसरा आपको उत्प्रेक्षा दिया गया है, चौथा आपको प्रतीप दिया गया है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस अलंकार में ऐसा होता है। तो 22 नंबर प्रश्न का उत्तर जल्दी से सभी लोग बताएंगे। तो ये याद रखिएगा 22 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है दूसरा वाला करेक्ट है, रूपक आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 23 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दिया गया है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है भैया सोहत ओढ़े पीटू पटू श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर प्रभाव। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। हो सकता है लाइन में कुछ मिस्टेक हो सकता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन आपको बताना है कि भाई इस लाइन में कौन सा अलंकार है। पहला आपको रूपक दिया गया है, दूसरा आपको उपमा दिया गया है और तीसरा आपको उत्प्रेक्षा दिया गया है, चौथा आपको यमक अलंकार दिया गया है। तो जल्दी से सभी लोग बताएं भाई 23 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, इस लाइन में कौन सा अलंकार हो सकता है। क्योंकि बहुत फेमस लाइन, अगर आप लोग अलंकार वगैरह पढ़े होंगे तो ये आपको लाइन जरूर कहीं ना कहीं देखने के लिए मिला होगा। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार इस लाइन में है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 24 नंबर का भी प्रश्न आपको दिखा देते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, ठीक है ना। ये प्रश्न क्या दिया गया है भैया, जिस छंद में प्रथम और द्वितीय चरण में 11-11 मात्राएं और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं वो कहलाता है। बताइए किस छंद में, आपको बताना है भैया किस छंद में ऐसा चीजें होता है कि मतलब प्रथम और द्वितीय में 11-11 मात्राएं होती है और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो जल्दी से बताइए दोहा में होता है, सोरठा में होता है, रोला में होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट कर चुके होंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, सोरठा हो जाएगा। सोरठा छंद में ऐसा होता है कि पहले और द्वितीय में 11-11 मात्राएं होती है और चतुर्थ चरण में क्या होती है, 13-13 मात्राएं होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जल्दी से वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जिनको भी प्रश्नों
का पीडीएफ नोट चाहिए या अन्य विषय के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ नोट चाहिए, फ्री में लाइव क्लासेस चाहिए, मैराथन क्लासेस चाहिए, तो बस कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पीडीएफ नोट के लिए हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आपके सामने आ गया 25 नंबर का प्रश्न। आपके सामने 25 नंबर का प्रश्न आ गया है। 25 नंबर का प्रश्न दे रहा है भैया, सुरठा छंद की प्रत्येक पंक्ति में कुल कितनी मात्राएं होती है। आपको बताना है कि सुरठा छंद की प्रत्येक पंक्ति में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। पहला आपको 16 दिया गया है, दूसरा आपको 24 दिया गया है, तीसरा आपको 32 दिया गया, चौथा आपको 64 दिया है। तो जल्दी से सभी लोग बताएंगे कि सुरठा छंद की प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं। आप लोग कमेंट कर चुके होंगे। यहाँ पे सही आंसर मैं बता देता हूं कि 24 क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 26 नंबर का प्रश्न देखिएगा, संस्कृत से लिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ये तो 100% है कि इसमें से कोई ना कोई आपका प्रश्न आने ही वाला है, क्योंकि आपको वचन विभक्ति और पुरुषों और यहाँ पे वचन से रिलेटेड क्या होंगे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला आपको दिया गया है भैया, मधुन जो शब्द है आपको बताना, इसका वचन और विभक्ति आपको बताना है, ठीक है ना। तो आपको पहला ऑप्शन दिया गया एक वचन तृतीया विभक्ति, दूसरा आपको दिया गया बहुवचन प्रथमा विभक्ति, और तीसरा आपको दिया गया एक वचन पंचमी विभक्ति, और चौथा आपको दिया इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से सभी लोग बताएंगे भाई जो मधुन शब्द है वो किस वचन और किस विभक्ति का है। तो आई होप आपको लोग कमेंट कर चुके होंगे। यहाँ पे सही आंसर आपको तीसरा वाला हो जाएगा, एक वचन पंचमी विभक्ति, यानी इसका वचन क्या है, ये एक वचन का है, और इसका जो विभक्ति है क्या है, पंचमी विभक्ति। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी प्रकार एक और प्रश्न आपसे पूछा गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं केवल लिया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो इन प्रश्नों को बिल्कुल आप लोग स्किप नहीं करेंगे, बिल्कुल इनको तैयार करके जाएंगे, क्योंकि पहली बार बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं करा रहे हैं। लगातार मैं 3 सालों से क्या कर रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ, और मेरे चैनल से आप लोग देख सकते हैं पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंटों का 95% से ऊपर नंबर आया है। आप लोग उनका वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आपको बताते हैं 27 नंबर प्रश्न दिया है, मतिव्य शब्द का वचन एवं विभक्ति आपको बताना है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आप लोग जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए भाई जो शब्द हमको मतिव्य दिया गया है इसका आपको बताना है क्या, वचन और विभक्ति, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो आप लोग पहले कमेंट कर लीजिए, फिर आपको सही आंसर आपको बता देते हैं। मैं आपको कमेंट इसलिए करने के लिए बोल रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए भैया 50 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इन्हीं में से क्या होना है, कोई ना कोई प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पे अगर 30+ प्रश्नों का उत्तर आप सही दे देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन और बहुत बेहतरीन आपका नंबर आने वाला है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। यहाँ पे मैं बता देता हूँ सही आंसर जो हो जाएगा चौथा वाला हो जाएगा। ये 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो मतिव्य शब्द वो क्या है, बहुवचन और तृतीय विभक्ति का है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए 28 नंबर का प्रश्न देखिए, लकार से प्रश्न पूछा जाएगा। 28 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, इसी से रिलेटेड ये भी प्रश्न है, क्योंकि आपको बहुत सारे क्या करना है, चीजों को बताना, जैसे आपको पट का, मधु का, नदी का, ये सारा पूछा जाता है। तो सब पे मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको ले लिया है। 28 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि नदिव्य शब्द का वचन एवं विभक्ति आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, 4 ऑप्शन आप दिया गया है। तो जल्दी से आप लोग गेस करिए कि भाई कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। एक वचन प्रथमा विभक्ति हो सकता है, द्विवचन तृतीया विभक्ति हो सकता है, बहुवचन तृतीया विभक्ति हो सकता है, बहुवचन प्रथमा विभक्ति हो सकता है। तो जल्दी से सभी लोग गेस करके कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं फिलहाल आपको करेक्ट ऑप्शन बता देता हूं कि जो नदिव्य शब्द जो आपका है ना वो बहुवचन तृतीय विभक्ति का है। तो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको प्रश्न समझ में आ रहा है। प्लीज एक बार सपोर्ट जरूर करेंगे, क्योंकि चैनल नया है तो चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल जरूरी है। आपके सपोर्ट से ही हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, आपके सपोर्ट से ही हम लोग मोटिवेट होते हैं और आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आपके सामने आ गया 29। पे आपको 29 नंबर का प्रश्न दिया गया, ये धातु पे प्रश्न दिया गया है। आपको बताना है कि पठतु धातु का वचन एवं पुरुष आपको बताना है, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए भाई ये किस वचन और किस पुरुष का शब्द है। आपको पहला ऑप्शन दिया गया एक वचन प्रथम पुरुष, दूसरा आपको दिया गया द्विवचन उत्तम पुरुष, तीसरा आपको दिया गया बहुवचन मध्यम पुरुष, चौथा आपको दिया इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से सभी लोग गेस करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मैं सही आंसर आपको बता देता हूं कि यहाँ 1 नंबर ऑप्शन जो आपका है बिल्कुल करेक्ट होगा। पहला वाला हो जाएगा एक वचन प्रथम पुरुष, करेक्ट ऑप्शन। देखिए 30 नंबर प्रश्न भी आपको दिखाई दे रहा है भैया। आपको बताना है कि हर्षामी जो शब्द है उसका वचन और पुरुष आपको बताना है। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला जो ऑप्शन आपको दिया गया स्टूडेंट द्विवचन प्रथम पुरुष, दूसरा आपको दिया गया एक वचन उत्तम पुरुष, तीसरा आपको दिया गया बहुवचन मध्यम पुरुष, और चौथा आपको दिया गया एक वचन उत्तम पुरुष। तो जल्दी से सभी लोग गेस करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। इसको याद करना पड़ता है, इसके लिए हमको जहां तक लग रहा है कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता है। ये जो आपको धातु वाला होता है, लकार वाला होता है, ये सारी चीज आपको लर्न करना पड़ेगा।
पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आपको चीजें समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ पे सही आंसर आपको बता देता हूँ कि इसका सही आंसर दूसरा वाला हो जाएगा, एक वचन उत्तम पुरुष करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने 30 प्रश्न आपको करा दिया, जल्दी से बता दीजिए भैया 30 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पता था। अगर यहाँ पे क्या है 20 प्लस प्रश्नों का उत्तर आपको पता है तो मान के चलिए बहुत बेहतरीन तैयारी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सामने 31 नंबर का लेके आते हैं प्रश्न, लेकिन वही रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज एक बार सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और डेली लाइव क्लासेस भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, तो आप लोग लाइव क्लासेस को ज्वाइन करेंगे ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा 95% सुपर नंबर मिल सके। और इस चैनल पे हर एक विषय की तैयारी कराया जाता है, तो बिल्कुल फ्री में आप लोग कर सकते हैं। चलिए आपके सामने आ गया अगला प्रश्न। सामने तो देखिए आपके सामने 31 नंबर का भी प्रश्न आ गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपको बताना है भैया महादेवी वर्मा की रचना, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 रचनाएं दी गई हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सी रचना क्या है महादेवी वर्मा का है। पहला आपको दिया गया कामायनी, दूसरा आपको दिया गया धूप के धान, तीसरा आपको दिया गया दीपशिखा, चौथा आपको दिया गया गबन। तो जल्दी से सभी लोग गेस करिए, कुछ कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने आप को पहचानिए कि कितने प्रश्नों का उत्तर आप लोग सही दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा दीपशिखा हो जाएगा, काफी लोगों ने सही आंसर दिया होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया, स्टूडेंट देख सकते हैं कि कह रहा है कि भैया बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। आपको बताना है कि जो बाबू गुलाब राय हैं वो किस युग के लेखक है। पहला ऑप्शन आपको भारतेंद्र युग दिया गया है, दूसरा आपको द्विवेदी युग दिया गया है, तीसरा आपको शुक्ल युग दिया गया है और चौथा आपको शुक्लांतर युग दिया गया है। तो जल्दी से गेस करके कुछ कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि लास्ट में देखूंगा भैया कौन सबसे ज्यादा कमेंट कर रहा है, क्योंकि नाम तो सबका शो करेगा ना, तो बहुत मुझे खुशी होगा जो सबसे ज्यादा कमेंट करेगा। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और आप लोग कोशिश कीजिएगा सबसे ज्यादा कमेंट करने के लिए, ठीक है ना। चलिए मैं बता देता हूं सही आंसर जो आपको हो जाएगा द्विवेदी युग हो जाएगा। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है, तो द्विवेदी युग के लेखक है, आपको याद रखना है। चलिए 33 नंबर का भी प्रश्न आपको मैं करा देता हूं। 33 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है, क्या भूलू क्या याद करूं किस विधा की रचना। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि क्या भूलू क्या याद करूं जो हरिवंश राय बच्चन की रचना है वो किस विधा की रचना है। आत्मकथा है, जीवनी है, संस्मरण है कि कहानी है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे भाई। ये मैं बता देता हूं सही आंसर हो जाएगा पहला वाला, ये क्या है एक आत्मकथा है, आपको याद रखना है, करेक्ट ऑप्शन आत्मकथा हो जाएगा। चलिए 34 नंबर का प्रश्न आपको स्टूडेंट दिखाई दे रहा होगा, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि चिंतामणि के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि चिंतामणि के रचनाकार कौन है। तो इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपको 35 नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछ रहा है भैया कलम का सिपाही के लेखक है। आपको बताना है जो कलम के सिपाही रचना है, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक प्रश्न माना जाता है, आपको बताना है किसकी रचना है। तो आई होप आप सभी जानते होंगे, तो याद रखिएगा ये जो कलम का सिपाही रचना हो क्या है अमृत राय की रचना है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपको हम लेके आते हैं आपके सामने 36 नंबर का प्रश्न। 36 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया देख सकते हैं, ठीक है ना। ये प्रश्न दिया गया कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया नाटक है, उपन्यास है, जीवनी है कि कहानी है। तो याद रखिएगा जो आवारा मसीहा है ना ये क्या है आपकी जीवनी है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हो सकता है कि यहाँ पे 36 के बाद से आपको फिर से 36 नंबर का प्रश्न मिल सकता है, यानी मान के चलिए कुल मिला जुला के 50 प्लस प्रश्नों का मतलब आपको यहाँ पे संग्रह लिया गया है। क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, नंबरिंग मैंने किसी और को करने के लिए दिया था, ठीक है ना। एक छोटा बच्चा नंबरिंग किया है तो काफी यहाँ पे नंबरिंग भूल गया है। तो नहीं यहाँ पे आपको नंबरिंग से कोई मतलब नहीं, आपको प्रश्न से मतलब रखना है, ठीक है ना। चलिए आपके सामने आ गया अगला प्रश्न। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर से आपको 36 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा है। चलिए 36 से ही शुरू कर लेते हैं। मान लेते हैं जो प्रश्न एक्स्ट्रा है वो आपके लिए बोनस है, ठीक है ना। तो काफी कुछ आपको एक्स्ट्रा प्रश्न भी देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे प्रश्न दिया गया कि हिमालय की पुकार किसकी रचना है। आपको बताना है भैया जो हिमालय की पुकार है किसकी रचना है। पहला आपको दिया गया जयप्रकाश भारती का, दूसरा आपको दिया गया प्रेमचंद्र का, तीसरा आपको दिया गया योगी हरि का, चौथा आपको दिया इनमें से कोई नहीं। तो क्या आपको लग रहा है किसकी रचना हो सकती है हिमालय की पुकार। तो याद रखिएगा यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये जो जयप्रकाश भारती है वही क्या है इसके लेखक हैं। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया गया भैया हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। आपको बताना कि ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, पहले कहानी, पहला उपन्यास, पहला नाटक, पहला जो एकांकी, ये पहला जो प्रथम होता है ना उसको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत बारी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताइए पहला मौलिक उपन्यास क्या है। परीक्षा गुरु है, गोदान है, गुनाहों के देवता है, चित्रलेखा है। तो आप सभी जानते होंगे भैया जो परीक्षा गुरु है वही हमारा क्या है पहला मौलिक उपन्यास है हिंदी का। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 38 नंबर का प्रश्न मेरे भाई दिया गया इंदुमती है। आपको बताना है कि इंदुमती जो है वो क्या है, प्रथम उपन्यास है, प्रथम कहानी है, निबंध है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सभी लोग बताइए, ये भी आप लोग जानते होंगे, आई थिंक किशोरीलाल गोस्वामी की ये रचना है। तो बताइए क्या है ये। तो इंदुमती सही आप, तो यहाँ पे आप सभी लोग सही कमेंट किया है कि इंदुमती क्या है हमारा प्रथम कहानी है। हिंदी का प्रथम कहानी किसे माना जाता है, इंदुमती को माना जाता है। और आई थिंक इसके जो लेखक हैं वो क्या है
किशोरीलाल गोस्वामी है। तो एक बार आप लोग देख लेंगे, कहीं कंफ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिलहाल मैं 39 नंबर का आपको प्रश्न कराता हूं। कह रहे भैया रामचंद्रिका रचना है, आपको बताना है कि जो रामचंद्रिका रचना है किसकी रचना है, केशवदास का है, बिहारी लाल का है, घनानंद का है कि भूषण का है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि रामचंद्रिका किसकी रचना है। तो याद रखिएगा कि ये जो रचना है केशवदास की है, तो ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है 40 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। आपको बताना है इसमें कौन सी ऐसी रचना है जो महादेवी वर्मा की नहीं है। पहला आपको दिया गया निहार, दूसरा आपको दिया गया शांति गीत, तीसरा आपको दिया गया युगांत और चौथा आपको दिया गया दीप शिखा। तो बताइए कौन सी ऐसी रचना है जो महादेवी वर्मा की नहीं है। तो यहाँ पे याद रखिए निहार, शांति गीत, दीप शिखा क्या है, महादेवी वर्मा की रचना है। लेकिन जो युगांत है ना वो क्या है, महादेवी वर्मा की रचना ही नहीं है, आपको याद रखना है। तो आप लोग ना इसका भी आप मुझे बताइएगा कि युगांत जो है वो किसकी रचना, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए युगांत, और इसके जो भी लेखक या कवि होंगे आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि भैया युगांत अगर महादेवी वर्मा की रचना नहीं है तो किसकी रचना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए 41 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भैया हास रस का स्थायी भाव होता है। तो देखिएगा आपके सिलेबस में करोड़ रस और हास रस है, दोनों का स्थायी भाव आपको याद रखना है। करोड़ रस का मैंने बताया है शोक होता है, और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि हास रस का क्या होता है, हास होता है। ये दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो आपको याद रखना है। चलिए 42 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है भैया, पीपर पात सरिस मंडोला। देखिए कितना बढ़िया लाइन लिखा गया है कि पीपर पात सरिस मंडोला में आपको बताना है कौन सा अलंकार है, रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है कि अनुप्रास है। तो जल्दी से गेस करिए, कुछ आप लोग आंसर थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हम लोग लगभग अंतिम छोर पे पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे याद देखिए उपमा अलंकार बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मेरे भाई आप लोग को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने 42 प्रश्न करा दिया, कुछ और प्रश्न है, वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करेंगे और आप लोग कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताएंगे कि 50 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पता था। मैं बता रहा हूँ कि जो लोग 30 प्लस प्रश्नों का उत्तर सही देते हैं, इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं, काफी अच्छा नंबर मिल सकता है। तो आपके सामने आ गया 43। आपको 43 नंबर का प्रश्न दे रहा है, बोल रहा है कि सुरठा छंद में चरण होते हैं। आपको बताना है कि सुरठा जो छंद होता है ना उसमें कितना चरण होता है, 4 चरण होता है, 2 चरण होता है, 3 चरण होता है, 1 चरण होता है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये तो बहुत आसान, आप सभी जानते हैं कि सोरठा छंद में क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न आपको दिया गया 44 नंबर का प्रश्न, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। आपको बताना है कि जो प्रत्येक शब्द है उसमें कौन सी संधि है। पहला आपको दीर्घ दिया गया है, दूसरा आपको यण दिया गया है, तीसरा आपको वृद्धि दिया गया है और चौथा आपको गुण दिया गया है। तो याद रखिएगा इसमें क्या है, यण संधि है। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रत्येक शब्द में क्या है, यण संधि है। चलिए 45 नंबर का भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है मेरे भाई, आपको दिया गया है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो आप सभी जानते हैं बहुत ही आसान है कि भाई उपसर्ग पहले होता है। तो आकर्षण शब्द में क्या है, यहाँ पे आ उपसर्ग है। लेकिन मैंने एक और प्रश्न आपसे पूछा कि पर्यावरण में आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग है, उसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आपको दिया गया 46 नंबर का प्रश्न कि भैया तिरंगा में कौन सा समास है, तिरंगा जल्दी से बताइए भाई, तिरंगा में कौन सा समास है, द्वंद्व है, दिगु है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 3 रंगों के समूह को तिरंगा कहते हैं। तो यहाँ पे संख्या का बोध हो रहा है तो यहाँ पे दिगु समास होता है, और जहाँ पे और का बोध होता है वहां पे द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पे दिगु समास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया गया 47 नंबर का प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्लह शब्द का आपको वचन और विभक्ति बताना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो फ्लह शब्द है आपका तृतीय विभक्ति और बहुवचन का है, तो इसको याद रखिएगा। फिर आपसे पूछा गया है कि हंसती धातु का आपको वचन और पुरुष बताना है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, आपको ये दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि जो हंसती धातु है उसका एक वचन होगा और यहाँ पे जो पुरुष होगा प्रथम पुरुष होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 49 नंबर का भी प्रश्न आपको करा देते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, आपको दिया गया 2, 4, 3, 5। तो आप सभी को याद रखना है कि जो प्रत्यय के क्या होते हैं, हमारे 2 भेद होते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 50 प्रश्न हो गए। आप सभी को पता है कि एक मैंने क्या किया था, एक्स्ट्रा प्रश्न भी आपको बताया था, यानी कुल मिला जुला के यहाँ पे मेरा क्या होता है 50 प्रश्न क्या होता है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर 50 में से 30 प्लस प्रश्नों का उत्तर सही दिया है तो आपको बहुत बेहतरीन नंबर आ सकता है। आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि भैया आपने 50 में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही से दिया है। तो सभी लोग जल्दी जाइए कमेंट सेक्शन में बताइए कितना प्रश्नों का उत्तर आपने सही दिया है। और यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि जिनको भी फ्री में PDF नोट चाहिए सभी विषयों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का, कुछ नहीं करना है, आपको लिंक
लिंक दिया गया है हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का, और वहां पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और वहां से आप लोग ज्वाइन कर लेगा। लेकिन टारगेट को जरूर पूरा करेंगे। टारगेट क्या था 50 लाइक का, तो जल्दी से सभी लोग लाइक को कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको 2 इंपॉर्टेंट वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, इसको देख लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।